बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम सीखते हैं ज़िंदगी में हर एक लम्हा, हर एक वक्त। अगर सीखते ना होते तो वो एक बच्चा जो कि रोता हुआ, जो कि चलना ना सीख आता है, जिसे खाना पीना आता है, ना जिसे बोलना चालना आता है, ना जिसे इस दुनिया में रहने का तरीका करीना और सलीका आता है, वो लम्हा बलम्हा जवान होते हुए और ज़िंदगी में बड़ा होते हुए बहुत सारी ऐसे स्किल्स, बहुत सारी ऐसी सलाहियतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेता है कि जो उसे किसी ने सिखाई नहीं होती, जो उसे किसी ने बताई नहीं होती, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को देख कर, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होकर उन चीज़ों को खुद ब खुद ही सीख लेता है। इसलिए कि वो तमाम सीखने का अमल उसके अंदर कहीं रखा हुआ है। ये वो अमल है कि जिसके साथ अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की है। ये वो खोज और प्यास है जो उसके अंदर रख कर उसे पैदा किया गया है। ये इल्म ही तो था जिसकी वजह से उसे बरतरी दी गई थी, और सिखलाने का अमल तो उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था। सो ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो इंसान की फितरत में गुंदा हुआ है, चाहे हम इसको जाने या ना जाने। हम समझते हैं कि हमने इल्म हासिल करना है या कुछ सीखना है तो उसके लिए हमें किसी खास जगह पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर उसको हासिल करना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि चंद मखसूस इल्म जो है उसके लिए मखसूस जगहों पर ही जाना पड़ेगा। जैसे अगर हमें दीन का इल्म हासिल करना है तो हमें किसी स्कॉलर से, किसी हमसे ज़्यादा इल्म वाले से रुजू करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कुतब से, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी से इस्तेफादा करना पड़ेगा जहाँ पर उसके ज़खायर मौजूद हैं। अगर साइंस से इल्म चाहिए है तो उसके लिए हमें कोई लेबॉरेटरी, उसके लिए हमें कोई रहनुमा, उसके लिए हमें कोई साइंसदान, उसकी रहनुमाई दरकार होगी ही। लेकिन ज़िंदगी के जो स्किल्स है ना, और ज़िंदगी का जो इल्म है, एक ज़िंदगी को जीने का हुनर जो है, सलीका जो है, ये हम चलते फिरते, जागते उठते, सोते जागते, लोगों में चलते फिरते, अपने मामूल में इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। एक बहुत पुराना सा वाक़या है, आपने शायद सुना भी हो। कहते हैं कि एक शख्स जो है उसको शौक़ था जौहरी के पास जाने का, और जौहरी और जवाहरात का इल्म जो है वो सीखने का। तो उसने एक जौहरी के पास जाना शुरू कर दिया। रोज़ाना वो वहाँ पे जाया करता था, और जाकर जब वहाँ पे बैठता था तो उस्ताद जो है वो उसके हाथ में एक पत्थर दे देता था और वो पत्थर लेके बैठा रहता था। अब सारा दिन उसे पत्थर लेके बैठे हुए गुजर जाता था। वो कभी उसे ऐसे देखता था, कभी ऐसे देखता था, कभी यूँ करता था, कभी यूँ करता था, और कुछ करने को होता नहीं था। सारा दिन उस पत्थर को देखने में और इस हाथ से उस हाथ में करने में और जौहरी को काम करते हुए देखने में उसका वक्त गुजर जाता था। उसे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये तो हर रोज़ का यही मामूल है। जब मैं आता हूँ तो उस्ताद मेरे हाथ में एक पत्थर देता है और मुझे कहता है उस कोने में बैठ जाओ, और उसके बाद मुझे कुछ ना सिखाता है ना बताता है। मैं सीखूंगा कैसे? आखिर मैं जो सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो काम तो ये कर ही नहीं रहा, ये काम तो हो ही नहीं रहा। सो उसने ये शिकायत एक दिन इसका इजहार जो है अपने उस्ताद से कर ही दिया और कहा, जनाब मैं आया था आपके पास जौहरी बनने के लिए, जवाहरात का इल्म सीखने के लिए। आप ये पत्थर मुझे पकड़ा देते हैं रोज़ाना और कहते हैं उस कोने में बैठ जाओ, तो इस तरह से मैं कैसे सीखूंगा? जौहरी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा ये लो, ये पत्थर पकड़ो और बैठ जाओ उस कोने में। अब बादले रास्ता उस्ताद का हुक्म था। उसने पत्थर पकड़ा और जब कोने की तरफ बैठने लगा तो उसे अंदाज़ा हुआ और उसने देखा और उसने कहा, ये तो वो पत्थर नहीं है, ये पत्थर तो फ़र्क है उन पत्थरों से। तो उस्ताद ने कहा, देखा तुमने सीख लिया है, तुम्हें वो जो पहचान होती है जौहरी की, और जौहरी की आँख ही होती है, उसकी परख ही होती है, उसकी जांच और उसकी पहचान ही होती है। उसे अंदाज़ा हो जाए कि इस पत्थर में और उस पत्थर में फ़र्क क्या है, इनकी आबोताब में, इनकी चमक में, इनकी कदर कीमत में, इनकी सख्ती में, इनकी असलियत में, ये किस हद तक खालिस है। ये वो पहचान और परख है जो कि शायद सिखाने से, लेक्चर देने से नहीं आ सकती थी। इसके लिए वो तजर्बा ज़रूरी था, वो खामोशी के साथ उन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था। सो ज़िंदगी हमें बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे मराहिल से गुजारती है जहाँ हमें लगता है कि हमारे हाथ में कोई पत्थर दे दिया गया है और हमें किसी कोने में बिठा दिया गया है और हमें लगता है कि ये हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है। लेकिन अगर हम ज़िंदगी के स्पेस से आगे जब चले जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि हमें सिखाना क्या था और हमें कैसे सिखाया गया। सो ज़रूरी है कि ज़िंदगी की जिस भी स्टेज से हम गुजर रहे हैं उसमें जो भी इल्म, जो भी खूबी, जो भी सलाहियत हमें सिखाने की कुदरत जो है, या हालात या माहौल या हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग कोशिश कर रहे हैं या बगैर कोशिश के अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारी तरफ आ रहा है, हम कोशिश करें कि उसमें से जो बेहतरीन हासिल कर सकते हैं वो हम हासिल कर सकें, क्योंकि यही एक इंसान को, एक बेहतर इंसान को एक आम इंसान से फ़र्क और मुख्तलिफ करती है। आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ भी मैं चलूँगी। पाकिस्तान का मैच जो कि आज बड़े इंपॉर्टेंट मरहले पे, हमारी दुआएं कि पाकिस्तान जो है मैच जीत सके, लेकिन कांटे का मैच है, इसलिए कि दोनों तरफ से कुछ कमज़ोरियों का और कुछ ताकतों का मुजाहरा हो रहा है। सो इस हवाले से आज कुछ बातचीत होगी हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। AR ज़ैदी साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें मिलेंगे और उनसे हम कुछ तबसरा जो है आज के मैच के ऊपर सुनेंगे। उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में और उसका ताल्लुक है
यूँ तो नौजवानों के साथ, लेकिन चूँकि नौजवानों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ होता है, हर नौजवान किसी न किसी माँ की ज़िंदगी का महवर व मरकज़ होता है, उसकी उम्मीदों का, उसके ख्वाबों का एक सहारा होता है, बाप का सहारा होता है, अपने घर का चश्म चिराग होता है, बहनों की बहुत सारी आरज़ुएँ, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं उनसे वाबस्ता होती हैं। लेकिन नौजवान जो है जब उम्र के ख़ास हिस्से में कदम रखते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी और उसकी तमन्नाइयाँ बहुत तेज़ी से मचलती हैं और उन्हें लगता है कि उसका इजहार उन्हें बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स में करना है जहाँ पे हो सकता है कि ज़िंदगी का ख़तरा भी हो, और इस ख़तरे को कभी वो किसी खातिर में नहीं लाते। सो आज हम बात करेंगे उन तमाम बच्चों की जो अक्सर मोटरसाइकिल उठाकर शाहराहों पर और मसरूफ़ शाहराहों पर हमें बहुत सारे ऐसे करतब दिखाते नज़र आते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो है फ़ौरन दिल पे हाथ रख लेती है, कहती हैं हाय अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी बचाए। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्यों ऐसे करते हैं, और कुछ मुलाकात हमारी डॉक्टर्स से भी होगी जो कि हमें बताएंगे कि जिन बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी, सलाहियत होती है, शौक़ होता है कि उन्होंने कुछ करना है और उनको लगता है वो बहुत एनर्जेटिक हैं और वो तो सबसे अच्छे हैं और सबसे स्किल्ड हैं, वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मस्बत तरीके से उनको चैनलाइज़ किया जा सकता है, और उनकी फैमिली से भी हमारी बातचीत होगी। ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप सुन सकेंगे, जान सकेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल सकेंगे। लेकिन मैं हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, ब्रेक के बाद होगी मेरी आपसे मुलाकात। जैसे बताया है पहले हिस्से में कुछ स्पोर्ट्स की बातें, और फिर उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने आज के पैनलिस्ट से। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आप जानते हैं, अगर आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है, कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए और इंग्लैंड दोनों के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान अगर ये आज का मैच जीतने में कामयाब रहता है फाइनल डे पे, तो पाकिस्तान जो सीरीज़ अपने नाम कर लेगा 2-0 से, और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि सीरीज़ वो जीत सके आज का मैच और उसके नतीजे में सीरीज़ को बराबर कर सके। और अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाता है तो टेस्ट रैंकिंग में हमारी जो रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी, सेकेंड नंबर पर हमारी रैंकिंग जाने के चांसेस है। लेकिन ये भी याद रहे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज शुरू हुई है ब्रिस्बेन में, उसके क्या रिजल्ट रहेगा वो भी बड़ी हद तक असरअंदाज होगा हमारी टेस्ट रैंकिंग पे। पाकिस्तान ने 8 प्लेयर्स को आउट करना है, जबकि इंग्लैंड ने 238 स्कोर करना है। आज का टारगेट है, देखते हैं कौन सी टीम अपने टारगेट को अचीव करती है। ये भी याद रहे कि अभी तक जो रिकॉर्ड हमें बताता है उसके मुताबिक सबसे अच्छा जो चेज जो है वो किया गया है एशिया में, 209 रन का टारगेट अचीव किया था बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में टीम ने, और उन्होंने इसमें यानी सबसे अच्छा स्कोर जो है वो किया था। 332 रन का टारगेट जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने चेज किया था 1928 में, लेकिन जो चेज रिकॉर्ड है एशिया का वो शो करता है कि 209 रन तक जो टारगेट है वो चेज किया हुआ है। सो देखते हैं कि आज की टीम जो है, आज के हमारे जो मैच है वो किस तरह से रहेगा। यार जैदी साहब से तबसरा जो है हम सुनेंगे। कैसे हैं जैदी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ख्याल में क्या रहेगा, 238 रन बनेंगे या 8 प्लेयर्स आउट होंगे? मेरा ख्याल है 8 प्लेयर्स आउट होंगे। वाकई में आपको इतनी उम्मीद है, जबकि 2 बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन जो है इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं? देखें, जिस वक्त मिसबा टॉस जीते थे, शायद किसी और जगह पे हमारी बात हुई थी, वो ये थी कि इंग्लैंड को चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा, जबकि आपके पास दुनिया का बेस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर मौजूद है यासिर शाह की शेप में। तो मेरा ख्याल है आज इंग्लैंड को खासा प्रॉब्लम होगा, मगर ये जहन में रखिए कि पहला घंटा बड़ा क्रूशल होगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड की बैटिंग के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके एलिस्टर कुक उनके कप्तान हैं, और उनके साथ जॉय रूट जो है इस साल के बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया जी, वो इन द मिडल है 6 और 17 रन के साथ जनाब। अब इनमें से किसी एक को अगर हम पहले घंटे में आउट कर सकें तो मेरा ख्याल है कि बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अगरचे नए प्लेयर जेम्स टेलर जो हैं उन्होंने पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर किया और अपनी फॉर्म दिखाई, और इसके अलावा इंग्लैंड की बैटिंग इतनी कमज़ोर नहीं है, मगर ये देखिए मैच का 5वां दिन है, विकेट जो है डस्टी हो चुकी है, स्पिनर्स की मदद कर रही है। समित पटेल ने भी तो उनकी तरफ से अच्छी गेंद की। उसका हाँ, एक बात मेरे जहन में ये आती है कि पहले दिन अगर मिसबा ने एक टेक्निकल गलती की, राइट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर जैनवन जो था आपके पास, उसको आपने शामिल नहीं किया, जो चेन्नई में टेस्ट दे के आया था और क्लियर हुआ था, बिलाल आसिफ। यहाँ पे जो विकेट खेल रही है, देखें आप देखें शोएब जो हैं वो आउट पे आउट किए जा रहे हैं, 4 पहले इनिंग्स में 2 दूसरे इनिंग्स। क्या कमाल। तो अगर हमारे पास रेगुलर ऑफ स्पिनर होता जो गेंद कर रहा होता तो शायद हमारी पोजीशन ज्यादा स्ट्रेंथ पे होती। बिल्कुल सही। अच्छा, शोएब की रिटायरमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है?
अजीब बात है कि एक प्लेयर जो है पिछले 5 साल में टेस्ट क्रिकेट खेलता ही नहीं है और अब अचानक आता है 245 स्कोर करता है, आउट इतनी भी करता विकेट्स लेता है है। और उसके बाद रिटायर हो जाता है, सीन से हट जाता है। मुझे तो अजीब सा लगा, मगर एनी हाउ वो कहते हैं कि मैं नए खिलाड़ियों के लिए जगह फराहम करना चाहता हूँ। वो नए खिलाड़ियों में हारिस सुहेल हैं, उसके बाद बाबर आजम हैं और 2-4 और हैं नए। वो कहते हैं कि मैं उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ठीक है, लेकिन हम इसको टीम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहेंगे कि ये फैसला उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट मैचेस पे कैसे असरअंदाज होगा, अब होगा अगर या नहीं उनकी होगा? स्टेटमेंट को हम एनालाइज करें तो मैं आपको बताऊं कि हारिस सुहेल को जितनी इनिंग्स में मैंने खेलते देखा है, शायद लास्ट डेकेड के अंदर मैंने इतना अच्छा बैट्समैन पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखा जितना हारिस सुहेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। और अगर वो आके वन डाउन की पोजीशन पाकिस्तान के लिए संभाल सकता है तो इससे बेहतर पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल सही। और वन डाउन पोजीशन पे हमें वैसे भी बड़ी जरूरत है किसी जनाब। अच्छे प्लेयर की, स्टेबल प्लेयर की, जो कि चीज़ों को संभाल सके। पाकिस्तानी जो बैटिंग का डिलेमा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दें इस कि सीरीज में तो इतना हमारी बैटिंग इतनी बुरी नहीं रही, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंसेज आई। और ख़ास तौर पे जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि आपका जो लोअर ऑर्डर है, मिडल सेवंथ ऑर्डर, वो विकेट क्लिक की कर रहा है। पार्टनरशिप पे सिर्फ आपको 55 रन मिले जी हाँ। असद और सरफराज के, उससे पहले पार्टनरशिप ही नहीं है। देखें उससे पहले अब हर मैच में हर बैट्समैन से तो तवक्को नहीं की जा सकती कि वो स्कोर करे, मगर मेरा ख्याल है दे हैव बीन प्रीटी कंसिस्टेंट। पाकिस्तान ने इस सीरीज में देखें, हमने एक टेस्ट मैच जीता भी है और एक टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ, मगर यह है बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बिल्कुल सही। लेकिन मिसबाह का फैसला टॉस जीत कर बैट करने का, मिसबाह शायद चाहता था कि इंग्लैंड चौथी इनिंग्स आखिरी खेले। अच्छा, जनाब, तो इस फैसले को भी खासा डिस्कस किया गया क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि इस तरह से जो भी टॉस जीते उसको नहीं पहले लेकिन खेलना जब चाहिए। इस सीरीज के मिडल में शेन वॉर्न अचानक आते हैं और कहते हैं मैंने यासिर शाह से मिलना है, तो आप जरा ये ज़हन में रखिए कि तारीख का सबसे बड़ा बॉलर आके कहता है कि भाई ये इस वक्त हीरा है। दुनिया में सबसे बड़ा बॉलर है, ये हीरा है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इंग्लैंड की टीम के ऊपर क्रिएट हो गया सही कि अब वो इंग्लैंड वाले ये सोच रहे थे कि शेन वॉर्न इसको कोई नए गुरना गिमिक्स सिखाएगा, बताएगा टेस्ट क्रिकेट के, और ये जनाब हमें आउट करने की कोशिश करेंगे, मैच हरवाने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की आपको पता है अपनी भी बड़ी लागतबाजी चलती है। तो ये है कि इस सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है मिसबाह ने करेक्ट फैसला किया था। अच्छा, आप इस फैसले से मुतमईन हैं? जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज के मैच को हम डिस्कस कर रहे हैं आज जबकि पांचवा और आखिरी दिन मैच का, और सोचने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्या 8 प्लेयर्स को आउट कर सकेगा या इंग्लैंड 238 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकेगा। देखेंगे कि ये मैच कौन जीतता है और किस तरह से सीरीज बैठती है। क्या पाकिस्तान के हक में 2-0 के साथ सबकत और बरतरी के साथ पाकिस्तान जीत सकेगा या फिर इंग्लैंड जो है वो इस सीरीज को बराबर करने में कामयाब रहेगा। ए आर जैदी साहब मेरे साथ हैं। अच्छा जैदी साहब, कुछ इंग्लैंड की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखें इस पूरी सीरीज में जो मुझे एक बड़ी तकलीफ दे स्ट्रेटजी इंग्लैंड की टीम में नजर आई है वो ये है कि बहुत स्लो खेल रहे हैं। यानी कि एक मौके स्लो एंड पे स्टेडी विंस द रेस। मे बी के स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मगर शायद इससे क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनको दिलचस्पी कम हो जाती है। अच्छा। अब देखिए इस वक्त कुक जो कप्तान हैं वो क्रीज पे मौजूद हैं। उनकी स्ट्रेटजी तो ये होगी कि पहले 2 घंटों में लंच तक कोई विकेट लूज ना होने दी जाए और उसके बाद देखा जाए सिचुएशन। उनको रन्स के साथ कोई गर्ज नहीं है। अच्छा। पिछले इनिंग्स में आपने देखा दोनों बेनतहा यही 2 बैट्समैन बहुत स्लो खेले और मेरा ख्याल है कि शायद वो टाइम भी गुजार रहे थे। तो अगर दूसरे सेशन में वो देखते हैं कि हमने इतना स्कोर कर लिया कि अब हम तेज खेलें, क्योंकि तेज खेलने में विकेट लूज करने का चांस है, इसको इंग्लैंड अवॉइड करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पाकिस्तान के कप्तान को एग्रेसिव कप्तानी करनी होगी। जैसे और उसमें क्या होगा? देखें यासिर शाह आपका ट्रम्प कार्ड है, आप उसको इस्तेमाल करें। आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, आपके पास शोएब मलिक है, इन तीनों को इस्तेमाल करें। और देखें मैंने आपको पहले कहा कि मुझे मिसबाह की ये क्रिटिसिज्म मिसबाह की कप्तानी पे है कि एक रेगुलर ऑफ स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया गया जबकि शोएब आउट कर रहा है।
शुएब ने 6 आउट किए हैं इस मैच। तो शुएब आउट करा, फिर भी शुएब को ओवर्स उतने नहीं दिए गए। शुएब को अंडर बॉल किया गया कल। क्यों, आपके ख्याल में वजह मेरा क्या ख्याल है ये शायद ज्यादा वो उनको ट्रस्ट था अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर और यासिर शाह के ऊपर के शुएब को कम। मगर जब गेम शुरू हुई टेस्ट मैच की तो मैंने देखा कि मुइन जो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर हैं उन्होंने गेंद करनी शुरू की तो वो ज्यादा स्पिन कर रहे थे। ठीक। तो उस वक्त मेरे जहन में यह है कि अगर हम भी एक रेगुलर ऑफ स्पिनर शामिल करते तो शायद वो ज्यादा आउट करते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जबकि हमने ये सारी बातें कर ली हैं, कुछ थोड़ा सा मुझे एम्पायरिंग के ऊपर भी बता दीजिएगा, खासतौर पे जुल्फकार बाबर की लेग बिफोर अपील, जो कि इंग्लैंड ने तो बड़ा सुख का सांस लिया। अगर वो और उसके आखिरी बाद पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं रह गया था। हाँ। अभी आपको 80 ओवर्स वेट करना होगा हाँ। दोबारा 2 रिव्यू लेने के लिए। तो बात यह है मैडम कि एम्पायरिंग तो पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। देखें, जिस वक्त से साइमन और टोफल एलीट पैनल से गए हैं और अलीम डार के ऊपर भी अभी जो ICC आप ने जो हरकत आईसीसी की है, जी। तो उन्हें मैचेस कम किए हैं। तो मेरा ख्याल है जो नई पौध आ रही है अंपायर्स की, शायद उनको अभी तजुर्बे की कमी है उनमें। तो इसी वजह से आपने इस पूरी सीरीज के अंदर देखा कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए जो कि डिबेटेबल थे, कंट्रोवर्शियल थे। तो मेरा ख्याल आईसीसी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अपने अंपायर्स के लिए या तो वो उनको ज्यादा मैच दे के ट्रेनिंग ज्यादा दिलाए या फिर उनके लिए दूसरी ट्रेनिंग्स का इंतजाम करे जिससे अंपायरिंग का स्टैंडर्ड ऊपर जाए। हाँ, खैर जाने दारों पे कम से कम क्योंकि point out एक आउट जो होता है ना गलत दिया हुआ या 19-20 का फर्क जिसमें हो तो वो एक टीम को ले बैठता है कई दफा। ठीक। अच्छा, शुएब मलिक को आज कितना आपके ख्याल में बॉल दिया? मेरा ख्याल है कि जिस तरह इस पूरे मैच में अभी तक देखने में आया है कि ऑफ स्पिनर आउट कर रहा है, हाँ। तो शुएब मलिक से अच्छी ज्यादा गेंद करानी चाहिए। अच्छा, और उसका पाकिस्तान के हक में नतीजा बेहतर होगा? मेरे नजदीक इस वक्त पाकिस्तान इज इन द ड्राइविंग सीट। पाकिस्तान के जो अपनी टेस्ट स्कोरिंग जो है वो बेहतर करने के चांसेस आपको कितने नजर आते हैं? न्यूजीलैंड और उधर देखें, सीरीज आप ब्रिस्बेन में आज हो रही है। देखिए कि ब्रिस्बेन के अंदर न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया शुरू जो हुआ है सीरीज, और हाँ। मुझे तो ब्रिस्बेन इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना जो कमेंट्री का करियर स्टार्ट किया था वो ब्रिस्बेन से किया था। अच्छा, तो ये फास्ट विकेट है, मगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बैटिंग शुरू की, 142 फॉर नो विकेट कुछ देर पहले तक स्कोर था और वार्नर और उन्होंने एक नए टेस्ट ओपनर डाले हैं, वो दोनों इतनी लंबी पार्टनरशिप कर गए। और न्यूजीलैंड की जो बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है, बोल्ट हो गया, दूसरे हो गए, उनको तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना धुर बना लिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतता है और उसके बाद उनको भी पॉइंट मिलेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनको पॉइंट मिलेंगे, तो हो सकता है कि कोई रैंकिंग्स के अंदर हमें तब्दीली नजर ऊपर आए? नीचे जाए रैंकिंग। अच्छा, तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान की रैंकिंग भी 30 नवंबर को फिर हिल सकती है। अच्छा, हाँ। चलिए अल्लाह करे कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो, जिसके लिए और इसके अलावा और भी सीरीज दुनिया में चल रही हैं टेस्ट क्रिकेट की, वो सारी जो हैं जिस वक्त कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम सुकून का सांस ले सकेंगे। बिल्कुल सही। सो आज जबकि 5वां और आखिरी दिन का मैच जो है वो खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो इस साल की टेस्ट सीरीज अभी तक अनाउंस्ड है उसका आखिरी दिन है आज टेस्ट आखिरी मैच दिन का। है। अगर इंडिया आपको सीरीज नहीं देता तो आज आखिरी दिन है टेस्ट और मैच। ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है, इसलिए कि इसके बाद इसको लंबा बहुत सारे आपका लोगों रेस्ट ने है। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया इस चीज को कि पाकिस्तान को ज्यादा टेस्ट मैचेस और ज्यादा मैचेस अब आप जून में जाके इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलेंगे। सही। सो हमारी दुआएं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहेंगी कि आज जो टारगेट है कि 8 प्लेयर्स को आउट करना वो जल्द से जल्द हासिल हो सके, और हम पूरी उम्मीद भी हैं हमारे स्पिनर्स जो हैं शुएब मलिक खास तौर पे अच्छा परफॉर्म करें। सो लेट्स होप और देखेंगे एक अच्छा सा मैच, एंजॉय कीजिएगा उसे। थैंक यू, आप हमारे साथ रहे। Thank you. ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने पैनलिस्ट की। स्पोर्ट्स की बात हो रही है, लेकिन एक और तरह का खेल जिसमें कि मौत का और जिंदगी का खेल खेला जाता है और खतरों से खेला जाता है। अक्सर हमें अपनी मसरूफ शाहराहों पे नौजवान जो है अपने मोटरसाइकिलों के साथ मुख्तलिफ करतब करते हुए नजर आते हैं और ये तमाम चीज़ें हमें बहुत परेशान भी करती हैं। सो आज इस पे बात करेंगे, क्यों करते हैं, क्या कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इसे सेफ किया जा सकता है, और क्या गुजरती है अहले खाना पर जो कि बच्चे इस तरह से जब लापरवाह एक रवैये का मुजाहरा करते हैं। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
जी, ये तमाम मनाज़िर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई बहुत गैर मानूस नहीं है, इसलिए कि अक्सर शहर की मसरूफ शाहराहों पर हमें अचानक से कोई नौजवान जो है वो इस तरह की हरकतें करता हुआ दिखाई देता है और समझ में नहीं आता कि इसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, इसको अपने आसपास मौजूद लोगों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, इसको अपने घर में मौजूद बहुत सारी उन जिंदगियों की परवाह नहीं है जिनके दिल, जिनकी ख्वाब, जिनकी उम्मीदों का ये महवर व मरकज़ है। ये इस दर्जे लापरवाह, गाफिल या इस दर्जे ये लाउबाली किस तरह से हो गया और आखिर किस तरह से वो इस दर्जे खतरे को मोल ले लेते हैं और इसको खतरा ही नहीं समझते। आज हमने कोशिश की, ये रिकॉर्ड भी किया आपके लिए और कुछ ऐसे नौजवानों को भी यहाँ पे दावत दी, लेकिन यहाँ पर आकर इन सबका कहना है कि इन्होंने अब वन व्हीलिंग छोड़ दी है। जी, तो सबने वन व्हीलिंग छोड़ दी है, छोड़ दी है। तो ये कब छोड़ा, कब छोड़ी और क्यों छोड़ी? आज से पहले क्यों नहीं छोड़ी? अरे क्यों वन व्हीलिंग करते थे? चले पहले तो दें, कौन कौन करते थे? अब तो कोई मान ही नहीं रहा कि मैं वन व्हीलिंग भी करता हूँ। अच्छा जी, आप लोग करते थे, बेटे आपने क्यों छोड़ी? जॉन जी। क्योंकि पहले मेरा भाई ज़ुहैब जुनसैन, मैं उसके साथ रेस वगैरह खेलता था भाई के साथ? और व्हीलिंग भी, कज़न है ना, व्हीलिंग भी करता था, लेकिन जब वो डेथ होगी उसकी तो उसके बाद मैंने छोड़ दी। उसकी डेथ होगी? हाँ जी। किस तरह से? ये 14 अगस्त को। इस 14 अगस्त को? नहीं, इससे पिछले 2000, पिछले साल 2014 हाँ जी। 14 अगस्त को जी। आप लोग जश्न आज़ादी मना रहे थे? जी, मना रहे थे, वन व्हीलिंग कर रहे हाँ थे? जी। और वो नहीं वो व्हीलिंग नहीं था कर रहा, हाँ। लेकिन वो आ रहा था ना अपनी लाइन पे, तो सामने से लड़का आ रहा था, वो लेटा हुआ था बाइक पे, तो जब वो सीधा आ रहा था तो वो भी स्पीड से आ रहा था, तो कंट्रोल नहीं हुआ, आपस में टकरा गए। अच्छा, तो दोनों की डेथ? दोनों उधर ही डेथ होगी, दोनों की। और आपने खुद देखा ये? जी। फिर हमने ज़ुहैब को उठा के, भाई आया साथ, तो फिर इनको उठा के तो ज़ुहैब को ले गए साथ। लेकिन वो बच नहीं सका? जी, रास्ते में डेथ हो गई थी उसकी। यानी आपके हाथों में हाँ जी, डेथ हुई? भाई के हाथों में। अच्छा, और जी। उसके बाद फिर आपने छोड़ा ये व्हीलिंग वगैरह? जी, सारा कुछ छोड़ दिया था। सारा कुछ छोड़ दिया? जी, उससे रेस पहले जब आपको कोई नहीं कहता था कि खतरनाक है, ना करो? सब कहते थे, अम्मी भी कहती थी, अब्बू भी कहता था, लेकिन अभी तो जब हाँ, अम्मी फिर- अब्बू कहते थे कि खतरनाक है तो बंदा मतलब सुनता है, और वैसे भी उसे पता तो चलता है जब वो बाइक के ऊपर एक उसने व्हील उठाया होता है और सारे लोग इर्द गिर्द जो देख रहे होते हैं वो भी डर के देख रहे होते हैं कि ये खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, तो मतलब खुद को नहीं एहसास होता कि जो मैं कर रहा हूँ ये खतरनाक है, वाकई से कुछ हो भी सकता है? बस वो दोस्तों के साथ बस इसी तरह रेस। दोस्तों के साथ? जी। मतलब वो दोस्त जो हैं वो बढ़ावा दे रहे होते हैं कि वाह यार क्या बात है तेरी, जिगर तेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, तू तो हाँ। छा गया है, हाँ? क्या बात है। तो वो ये इन जुमलों को सुनने के लिए बंदा ये कर रहा होता है? बस इसी तरह। इसी तरह नहीं, मतलब क्या चीज़ होती है मुझे भी तो पता चले ना, कि एक ट्रॉफी होती है, आपने कुछ एक या आपने ये काम किया, ट्रॉफी है, कोई आपने ट्रॉफी भी खेल मिलती खेला, है, कोई ट्रॉफी। आपको उसके नतीजे में इनाम मिला, ट्रॉफी भी मिलती है? जी, लगाते थे दोस्त ट्रॉफी, दोस्त ट्रॉफी दिखाते थे? लगाते थे। लगाते थे? हाँ जी, किसी के ऊपर के दोस्त। अच्छा, नहीं आपस में जब आप लोगों की रेसिंग होती थी जी। तो वो आप मतलब ट्रॉफी भी रखते थे उसमें कोई? हाँ जी। कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक वो व्हीलिंग करेगा वो ट्रॉफी भी विन करेगा? जी जी, जो जीतेगा। जो जीतेगा। जी। अच्छा, तो जब आप रोड्स पे जाते हैं तो चलो घर वालों को नहीं पता होता बिल्कुल के उनको बता के नहीं थे जाते। अच्छा, तो लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता? माँ तो कहती है कि रेस मुझे में- तो माँ तो बेटे की शक्ल देख के बता देती है कि बेटे किन नवाओं में हो क्या रहा है बेटे, पूछते किधर आए से थे, आए हैं और लेकिन झूठ किधर गए बोलते। थे? हाँ, पूछते आए थे लेकिन झूठ बोलते थे। झूठ बोलते थे? जी। छुपाते थे? हाँ जी, क्यों छुपाते थे? अगर पता था कि यार ठीक है काम है तो फिर छुपाने की क्या मना जरूरत? करते थे ना। वो मना करते थे? हाँ। अच्छा, तो रोड पे और लोग भी, कभी पुलिस ने पकड़ा हो, कभी किसी ने रोका हो, उन्होंने कहा चलो आज रात के लिए हवालात में? पुलिस ने पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया था फिर। छोड़ दिया था? घर वाले छुड़ाने आए थे? नहीं, बस उन्होंने ही छोड़ दिया था। क्या पैसे दे के छूट गए थे? नहीं, बस इसी तरह कहा था कि अभी नहीं लगाएंगे रेस। ये वादा किया था कि आप रेस नहीं लगाएंगे? जी, सॉरी वगैरह। सॉरी किया था? उस माजरत वादे की। को पूरा किया था? हाँ, नहीं। उस वादे को पूरा नहीं किया था नहीं। जो उनसे किया था? अच्छा, तो मतलब अगर आपके ख्याल में वो सख्ती करते, उठा के आप लोगों को ले जाते जेल में, सारी रात वहाँ पे रखते, जी, अम्मा जी। अब्बा आते, उनकी मिन्नतें करवाते, तो फिर क्या कोई फ़र्क पड़ना था? हाँ जी। क्या फिर आपने छोड़ देनी थी?
जी। यानी अम्मी अब्बू जलील होते तो फिर छोड़ता बंदा। हाँ हाँ। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि यानी क्या चीज़ इससे मिलता क्या है? बस वैसे ही नहीं कोई तो खुशी मिलती है, मैं ये शो करती हूँ मुझे खुशी शौक- मिलती है और पैसे मिलते शौक था बस। हैं। शौक था। हाँ जी। यानी शौक से क्या खुशी मिल रही होती है बंदे को? कोई सेंस ऑफ प्राइड मिल रही होती है, कोई लोग दोस्तों में बड़ा ऐसे करके वो फिरता है, बस इसी तरह। नाम होता नाम। है। अच्छा उस इलाके में पूरे में नाम होता है, हाँ। लड़कों में कि ये बड़ा बहुत बड़ा व्हीलर है। क्या क्या कहते हैं जो बड़ा व्हीलर होता है उसको क्या कहते हैं? राइडर। उसको राइडर, कि ये बड़ा राइडर है। अच्छा ये घोस्ट राइडर है टाइप की चीज है। हाँ हाँ उसको कहते हैं कि बड़ा राइडर है। यस। अच्छा तो वो राइडर जो है वो फिर कैसे फिरता है अपने इलाके में? फिरता ये है कि वो अपना फन का उठाता है कि हाँ भी मैं इस तरह का राइडर हूँ, ठीक है। उसके कितने भी होते हैं ना, वो सब डरते हैं हाँ भी बहुत बड़ा राइडर है, ये किधर हमें ना कटिंग करके गिरा दे, ये चीज़ होती है। नहीं मैंने ये भी सुना है कि जी। आप लोगों पे कोई बेटिंग शटिंग भी होती है, कुछ लोग आप पे पैसे भी लगा रहे होते हैं कि यार तुम्हारा मोटरसाइकिल मैं बना के देता हूँ, ये चीज़ होती है। ये मेरी तरफ से, होती और है ये मेरा राइडर है, और ये मेरा, ये भी चलता है? ये भी चलता है। ये भी चलता है। जी। वो कौन लोग हैं जो कि बेट कर रहे होते हैं और जो वो लोग वो होते हैं जिनको शौक होता है, जो चाहते हैं कि हमारे पास पैसा, वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो वेडिंग करते हैं कि दूसरे बंदे को उधर पंप होता है ना, पंप करते हैं हाँ भी आपका बाइक बहुत अच्छा है, ऐसे हम अटैक करेंगे तो आप रेसिंग करो, तो आपको जो का बाइक का कोई नुकसान हुआ तो हम भर देंगे, लेकिन अच्छा। जान की फिक्र नहीं होती उनको। बाइक की होती है, बाइक का हम काम करवा देंगे। बाइक की फिक्र होती है तो जी। इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती तो उनसे उसके कभी नहीं। तो वो उनसे कभी बस वो पैसे लगाने की उनको होती है, हम पैसे इतना लगाएंगे। अच्छा उन्हें कभी कहा कि तुम खुद कर लो ना, मुझे क्यों कह रहे हो करने के लिए? कभी किसी ने नहीं कहा? मतलब वो पैसे लगाते नहीं। हैं तो आप लोग ले लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी ये मतलब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज ये होती हैं। आप लोग तो शायद उस स्टेज पे अभी नहीं कर रहे या बताना नहीं चाह रहे, डर रहे हैं सारे। आप हैं फैमिली, ज़ुहैब की वालदा हैं, आप वालदा हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? उसके लिए आपको माइक पे करना पड़ेगा। अच्छा माइक लगाओ। अच्छा आपका बेटा था ज़ुहैब जिसकी 14 अगस्त 2014 को डेथ हुई है, 16 साल उम्र थी। आपको आपने किस उम्र में उसे मोटरसाइकिल लेके दी थी? लेकिन नहीं दी थी, बड़ा बेटा चलाता था ना, ड्यूटी वगैरह में जाता था। वो अभी स्कूल जाता था, उसका शौक था, मुझे कहता था लेके दे, लेकिन मैं कहती थी नहीं लेके दूंगी। बस इसी तरह ही दोस्तों के साथ सीख ली उसने। अच्छा हाँ जी। तो मुझे नहीं पता भी ऐसे बाहर जाते हैं चलाते हैं, माँ बाप को तो नहीं ना बताते बच्चे हम बाहर क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि ये मोटरसाइकिल चला रहा है? और नहीं चलाता था, व्हीलिंग घर कर से- रहा है। व्हीलिंग का नहीं पता था मुझे ना, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं पता था मुझे। भाई को भी नहीं पता था? नहीं भाई को भी नहीं पता था, मेरे किसी को भी नहीं पता था। हमें कोई कहे भी तो हम नहीं मानते थे, कहते तब भी तो उसने वो। आपके सामने तो बच्चे भी बता रहे हैं कि पूरे इलाके में नाम होता है राइडर का। हाँ जी। और वाकई होता है। होता है ये जो 3 4 5 6 का 8 10 का ग्रोह होता है, ये उस इलाके के किसी लड़के से जाके पूछ ले, उनको पता होता है कि ये कौन लड़के हैं, उनमें कौन सा टॉप पे है, ये सबको पता होता है। तो ये कैसे हुआ बहन के, मतलब घर में वालिदैन को ना पता हो, उन्होंने जाके इलाके के बच्चों से ना पूछा हो कि हमारा बच्चा जो है वो तो नहीं कर रहा? नहीं वो पढ़ाई करता था, वो तो घर में सारी सारी रात बैठ के पढ़ता था। अच्छा हाँ जी। स्कूल से आना, ट्यूशन चले जाना, ट्यूशन से आना, फिर घर में पढ़ना। अगर लाइट चली जाए तो तब भी मोमबत्ती लगा के लाइट जला के उसने पढ़ना है, मैंने सुबह स्कूल जाना है। हाँ जी बहुत लायक था, पढ़ता था। सही। हाँ आपको जी। लगा कि किसी जगह पे उसकी कोई कंपनी खराब हुई या गलत दोस्त से मिले या उसकी सोबत खराब हुई या उसका कोई रवैया तब्दील हुआ अचानक से, वो जो उसकी आदतें थी उनमें कोई तब्दीली आई? ये हादसा होने से पहले आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया था? क्या था ऐसा जो कि आपने ऑब्जर्व किया था? काफी चिड़चिड़ा हो गया था, घर में सबसे लड़ता रहता था, किसी से बात नहीं था करता। ये आपका बेटा? अच्छा। हाँ जी। अगर आपके ये बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए कितना नौजवान बच्चा है ये, जो कि इस हादसे का शिकार हुआ। आप कह रही हैं कि इस हादसे से पहले जी ये चिड़चिड़ा हो गया जी, था जी, और लड़ता जी, रहता था जी। सबसे। जी माइक घर में भी नाराज रहता था सबसे। कोई खास वजह थी घर में नाराजगी की या इस गुस्से की या नहीं बस कहता था कि मुझे बाइक लेके दो। इसकी वजह से लड़ता था? जी आर यू श्योर कि इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी? नहीं और कोई वजह नहीं थी। उसके दोस्तों में कोई तब्दीली आई थी? कोई नया दोस्त बने थे? नहीं दोस्त यही था, सनम ही था, और कोई
बाहर का तो मुझे पता नहीं, इसी का ही पता है मुझे। इकट्ठे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों जाते, दोनों इकट्ठे ही आना। ज्यादा इसको पता होगा। हाँ जी। ठीक। सो आप लोगों ने जब व्हीलिंग के करते हैं बच्चे तो मोटर बाइक्स में चेंजेस करते हैं और वो बड़ी क्लियर चेंजेस होती हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये मोटर बाइक जो है ये करतब के लिए इस्तेमाल की जा रही है। नहीं, मैं उसके साथ जाती थी अपने बेटे के, जहाँ भी जाना था तो मैं जाती थी उसके साथ। तो लेकिन बिल्कुल सही चलाता था मोटरसाइकिल। मैं कहती थी मुझे डर लगता है, आप जाहिर भी नहीं सीखी। कहता नहीं अम्मी मैं बिल्कुल सही चलाता हूँ, आप डरे ना। तो मुझे हर जगह पे लेके जाता था वो। 16 साल का तो मतलब है कि अभी उसका लाइसेंस भी नहीं बना था, और लाइसेंस ना बनने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली कोई भी व्हीकल नहीं चला सकता था। हाँ जी। और उसे किसी भी चीज के ऊपर नहीं बैठना चाहिए था। सही। बेटे आपने ऑब्जर्व किया कि कहीं उसके कोई दोस्तों में तब्दीली आई है? जो कह रहे हैं वो चिड़चिड़ा हो गया था, वो गुस्सा करता था, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता था, कि इसकी क्या वजह थी? नहीं, मेरे साथ तो ठीक था, लेकिन बाहर बाकी ठीक? दोस्तों के साथ भी ठीक था। घर में का तो पता नहीं, घर लेकिन में उसका कोई बाहर में ठीक। सही। अच्छा, आप हैं साथ बड़े भाई? हाँ जी। आपका मोटर बाइक लेकर गया था वो? हाँ, घर से हादसा होने से पहले कुछ देर घर आया था पहले, तो फिर बाइक लेके गया था ऐसे ही बस उस दिन। आपको पता है ना कि 16-18 साल की उम्र क्यों रखी हुई है ड्राइविंग के लाइसेंस के जी, लिए? लाइसेंस वगैरह। क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पर आके इंसान कुछ हद तक सोचने समझने की सलाहियत, उसके हार्मोन्स जो उसके अंदर नए नए पैदा हुए होते हैं वो थोड़े से बैलेंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले तो नई नई जवानी और हार्मोन्स के असर में उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर आप तो समझदार थे, आपने उसे बाइक चलाने दी? बस ऐसा नहीं था पता कि बाहर जाके व्हीलिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। मेरा बाइक था बिल्कुल सादा सा था, बस अम्मी के साथ कुछ मसरूफियात होती हैं। बाइक में तो कोई चेंजेस नहीं करवाई? कुछ ऐसा चेंजिंग नहीं था, बाहर दोस्तों का बस बाइक होते थे, वो मेरा ख्याल चलाते थे। मुझे भी नहीं पता चला कि मेरी भी काफी सलामत है, बाहर दोस्ती आ रही है, मुझे भी नहीं कभी पता चला कि वो ऐसे काम करता बिल्कुल था। सही, बिल्कुल सही। जी। हमें जाहिर है बहुत अफसोस है इस हादसे का, हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपको आज बुलाने का मतलब यही है कि वो तमाम वालिदैन जो कि इनके घरों में जवान और नौजवान होते हुए बच्चे हैं, उनको ये अंदाज़ा रहे कि ये बहुत एक ख़तरनाक सा मामला है और बच्चों पे नज़र और निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा और कोई भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो पेश आ सकती है। ऐसा होता ही क्यों है कि बच्चे जो हैं वो ख़तरे मोल लेते हैं? हम इसके लिए बात करेंगे और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट पैनल है उसमें हमारी मुलाकात होगी। एक तो मलिक मतलूब अहमद साहब, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इन्हीं के साथ आयशा जमील हैं जो कि ITP का FM 92.4 रन करती हैं, स्टेशन डायरेक्टर और एजुकेशन पे काम करती हैं। हमने मुल्क के मारूफ न्यूरो सर्जन जो है उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है, न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद मी। और हमारे साथ इसी तरह से अली हसन रिजवी हैं जो कि नफ्सियाती पहलू जो है इस मसले के, उनके बारे में हमें बताएंगे कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और कौन से वो बच्चे हैं जिनमें ये एप्टीट्यूड होता है कि वो इस तरह के काम जो है उस पर पड़ जाए और किस तरह से हमने उनको साइकोलॉजिकली हील करना है, उस असल मसले को हील करना है जिसकी वजह से वो इस तरह की खतरनाक कार्रवाइयाँ जो वो कर रहे होते हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे वन व्हीलिंग क्यों करते हैं और मैं बातचीत जो है वो शुरू करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि हम इस क्यों के जवाब पे आएँ, डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान आप हमारे साथ हैं और आप मुल्क के मारूफ जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं। अमूमन इस तरह की जो चोटें लगती हैं तो ब्रेन हिट होता है, सर पे चोट लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेलमेट नहीं पहना होता और इतनी स्पीड में सर पे चोट लगती ही है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को और आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हेड इंजरी जिस वक्त होती है, सर पे चोट लगती है, तो इसके अलावा भी चोटें लग सकती हैं, जैसे गर्दन की चोट है, गर्दन भी टूट सकती है, जिसकी वजह से अगर तो पूरी रीढ़ की हड्डी में से किसी जगह भी यहाँ पे सर पे चोट आ जाए, तो सर पे चोट आने से तो मरीज एकदम बेहोश हो जाता है। वो बंदा जो कि अभी हवा में उड़ रहा होता है वो फिर बिल्कुल बेहोश होके पड़ा हुआ होता है और लोग उठा के लाते हैं। बाज़ लोग जिस तरह बाज़ यंगस्टर्स ने बताया कि जी वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते और बाज़ लोग जो है वो अगर हम तक पहुंच भी जाते हैं तो उनको इतनी सीवियर हेड इंजरी होती है कि वो, जिसको हम एक ख़ास स्कोर के तहत बेहोशी को नापते हैं, तो उस लिहाज से वो लोएस्ट स्केल पे होते हैं। जैसे हम 15 मार्क्स होते हैं तो उसमें से 3 होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट ब्रेन डेड।
ठीक। तो अब यह है कि जी इस तरह के जब इनको ये सिवियर हेड इंजरीज इसलिए होती है कि ये पूरा एक्सेलरेशन होती है और एकदम डिसेलरेशन होती है, तो ब्रेन जो है अंदर से पूरा हिल जाता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर लोगों को ये देता हूँ, जिस तरह आदमी आजकल हम हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल को जोर से जमीन पे दे मारे तो वो कंप्यूटर, ब्रेन एक कंप्यूटर है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वदीयत है, लेकिन इसमें हमारे सेल्स हैं और साथ ही तारे हैं, जिस तरह हमारे कंप्यूटर में होती हैं। तो वो जिस वक्त एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में जाती हैं तो पूरा ब्रेन का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो जब ब्रेन ना हो, पावर हाउस ना हो, तो पूरी बॉडी फिर ना फिर ब्रीथ कर सकता है, ना फिर उसका दिल चल सकता है, ना फिर बॉडी का कोई और हिस्सा चल सकता है। सही। और फिर अल्टीमेटली अगर तो वो अस्पताल तक ना पहुंचे तो फिर ये, इसको मैं तो पहला हादसा कहता हूँ अगर तो फॉर एग्जांपल ये। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, हर जब इस तरह का वाक़या होता है तो इस्लामाबाद वाले या लाहौर वाले तो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल हेड इंजरी की सर्विसेज हैं, लेकिन बाद लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे हेड इंजरी की सर्विसेज नहीं होती, स्पाइनल इंजरी की सर्विसेज नहीं होती, वहां पे उनको वो वाली मैनेजमेंट नहीं मिल सकती जो कि इस तरह के वो फौरी तौर पे फौरी तिब्बी इमदाद का हमारे यहाँ एक तरीके का रिवाज ही नहीं है। तो जिसकी वजह से जो दूसरा हादसा जिसको मैं कहता हूँ वो होता है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ पे इनको कुछ न कुछ तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सकती है। एक और किस्म होती है हेड इंजरी की जिसमें कि ये गिर जाते हैं, जिस तरह कई मिसालें हैं फुटबॉल की, क्रिकेट की, कि जो बॉल लगता है, टक्कर होती है, वो थोड़ी देर के लिए डिजी होता है, फिर ठीक हो जाता है खिलाड़ी, और फिर जब दूसरे दिन देखें तो वो बेड में फोत हुआ होता है। जी हाँ, उनकी जान चली जाए। इसी तरह बाज दफा ये मामूली सी खुरक, फॉर एग्जांपल बैलेंस से आउट हो गए, खिसक जाती है गाड़ी ये वगैरह, और इनको मामूली सी चोट लगती है, इनके ख्याल में कुछ भी नहीं यार, थोड़ा सा इस तरह डिजीज सा फील करते हैं, और उसके बाद फिर एक दो वॉमिट कभी कभी हो जाती है और उसके बाद ही भूल जाते हैं। उसमें कभी कभी ये होता है कि जी सर में चोट तो लगती है लेकिन बेहोश नहीं होता मरीज। मैं दो एक्सट्रीम्स बता रहा हूँ, इसलिए कि जी ये हो कि जी कोई भी गिरना या कोई भी एक्सीडेंट इन हालात में वो उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो इस तरह के मरीजों में जो कि बेहोश तो फौरी तौर पे नहीं होते, लेकिन बाद में होता यह है कि ब्लड सर के अंदर, अब हमारा जो इतना ज्यादा वो नहीं होता, झटका नहीं लगता कि पूरा ब्रेन हिल जाए, लेकिन बाज दफा खून की एक रग जो है वो फट जाती है। अच्छा। और वो फिर ब्लीड करते करते आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर एक बहुत बड़ा हीमोटोमा बन जाता है। उसके लिए फौरी तौर पे ऑपरेशन जरूरी होता है, लेकिन बाज दफा होता यही है कि जी ना घर में बताते हैं, ना किसी को बता सकते हैं कि मैं इस तरह व्हीलिंग कर रहा था और इस तरह मुझे सर पे चोट लगी है, और वो जब घर जाते हैं तो जब हम तक पहुंचते हैं फिर उनका भी वही हशर होता है जो कि जिसका मैंने पहले बताया था, पहले सीवियर हेड इंजरी हो जाती है। अच्छा, तो क्या साइन सिम्टम्स होते हैं इसके? कोई भी गिरे एक शख्स, जैसे आपने बताया सर पे, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, दूसरी गाड़ी ने हिट किया तो भी झटका लगा, वो झटका भी खतरनाक है। वो झटका भी खतरनाक है। ये एक्सट्रीम्स हैं, जैसे एक बच्चे हैं और एल्डरलीज हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तो इस तरह का झटका लगना भी कभी कभी खतरनाक साबित हो। 1 महीने बाद कभी कभी पता चलता है कि जी इनको जो वो झटका लगा था वो इतना अहम था कि आज फालिज हो गया या फिर मरीज बेहोश हो गया। तो इसलिए कोई भी झटका जो कि एनर्जी है ना, कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट हो हेड को, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है। बच्चों में या बुजुर्गों में अगर तो सर में दर्द हो या बच्चा बड़ा बेचैन हो या बड़ा ही उल्टियां कर रहा हो या फिर कभी कभी छोटे छोटे फिट्स आ जाते हैं, तो या बच्चा वैसे ही आप परेशान हो तो उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर कोई मरीज बेहोश हो या फिर परसिस्टेंट वॉमिटिंग करे, परसिस्टेंट उनको हेडेक हो, तो उनको हम सीटी स्कैन करते हैं लाजमन। ठीक है। अब बाज लोगों का कभी कभी ये भी हो जाता है कि जी चूंकि एफिशिएंसी है, फौरन आ गया, अस्पताल के करीब एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में उसने वो कर दिया, स्कैन भी हो गया और डॉक्टर्स ने भी देखा सब कुछ ठीक है, वो घर चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम उनको एक वो देते हैं, बाकायदा एक चिट देते हैं जिसपे ऊपर लिखा होता है कि अगर ये अलामात हो, सर का दर्द ज्यादा हो जाए, उल्टियां ज्यादा हो जाए या गनुदगी तारी होनी शुरू हो जाए या फिर कोई भी आपको किसी लिहाज से भी परेशानी लगे, तो फौरन इनको वापस ले आए। हम यहाँ तक मुहतात होते हैं। ठीक है। इस लिहाज से बाकी इस रेंज से लेके जो रेंज मैंने बताई है 3 से लेके 15 तक किसी वक्त, अब इसमें जो सबसे अहम चीज है
ये तो मैंने कहा जब फौरी तिब्बी इमदाद नहीं मिलती और इसी जगह मर जाए तो उसको मैं दूसरा हादसा कहता हूँ। लेकिन एक तीसरा हादसा होता है, और तीसरा हादसा वो होता है जो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ सारी अपनी हेल्थ सर्विसेज पे, चाहे मेरे ख्याल में तहसील और इवन उसके नीचे भी अगर कोई हॉस्पिटल है तो उस लेवल पे कम से कम सारे डॉक्टर्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर इस तरह का बच्चा आता है तो रेफर करें तो अगर वो ना करे या फिर अगर तो मेरे पास पहुंच जाए या मैं ना करूं तो वो तीसरा हादसा है। बिल्कुल सही। तो उसमें मैं हमेशा इस चीज पे मैं काफी काम भी किया है। मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि हमने लोग तो अपने जो अपना कारनामे होते हैं उनका ऑडिट करते हैं, हमने अपने ऐसे पेशेंट्स की ऑडिट की जिनकी 5 साल या 6 सालों के दौरान डेथ हुई थी। अच्छा। उसमें 97% पेशेंट्स जो थे वो ट्रॉमा के थे, ठीक है, यानी मेरे चोट इंजरीज के लगी थे। थी, ठीक। और उस 97% में से 87% या 86%, 86.5% वो ऐसे थे जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे, और उसमें अक्सरियत जो है इन लोगों की थी जो कि मोटरसाइकिलिस्ट थे। सही। अब ये सारी एनालिसिस ये पब्लिश हुई है हमारे जर्नल में और ये नेट पे भी है। अब जब हमने देखें हम सिर्फ हेड इंजरीज को वो नहीं करते, हमारे यहाँ ब्रेन ट्यूमर्स के भी आते हैं, हमारे यहाँ पीप वाले मरीज भी आते हैं, और लिहाज से फालिज ज्यादा मरीज भी आते हैं। उन सबको मिला के जब डेथ की रेशो इतनी ज्यादा हो जाए आपके वार्ड में तो फिर ऑब्वियसली ये बड़ी तशवीश की बात होती है। इसी वजह से हमने कई दफा इस मौजू पे सेमिनार्स भी किए और वो भी किया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जी इसमें जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स की नहीं है। मेरे ख्याल में ये टीनेजर्स होते हैं। टीनेजर्स का मतलब 13 से लेके 19 तक। जी। अब ये वाला जो दौर है इस जगह की जिम्मेदारी सबसे पहले तो मैं कहता हूँ माँ बाप पे बनती है, ठीक है। उसके बाद माशरे भी बनती है, मेरी भी बनती है, आपकी भी बनती है, सब जो भी हो उसकी भी बनती है, चाहे कोई भी हो। हम किसी को भी मना कर सकते हैं, और जिस तरह आज आप कर रही हैं आपकी भी जिम्मेदारी थी तो इस वजह से आपने ये प्रोग्राम किया, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट की भी बनती है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की भी बनती है। आई फील इसमें सबसे अहम किरदार माशरा है। हमने सिर्फ इस लिहाज से नहीं, कई चीजें हैं जिससे कि माशरे की इस्लाह की जरूरत है, और इसमें एक ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी नहीं, मैं समझता हूँ एक नौजवान भी फौत हो जाए इस तरह का तो पूरा माशरे को सोचना चाहिए कि वो पूरा माशरा फौत होने जा रहा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तो खानदान ये उसके बहुत पीछे ही तबाह होता है। बिल्कुल। उसकी जैसे बात डॉक्टर है, साहब ने सोचने भी की बात। बताया कि इस तरह से माशरा अमवात जो है बहुत ज्यादा है, सो हमें इसको देखना है कि कैसे इसको रोका जा सकता है। बात करेंगे अभी मजीद अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी रोड्स महफूज हो, हमारे बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग करते हुए हादसे का शिकार ना हो। जिंदगी बजाते खुद इतनी खतरनाक है कि इसे मजीद खतरों में डालना किसी भी तरह से समझदारी नहीं हो सकती, लेकिन इस नासमझी का मुजाहरा किया ही क्यों जाता है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं अली आपकी तरफ आऊँ, इजाज़त दीजिए कि हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस से मौजूद हैं इस वक्त हमारे मलिक मतलूब अहमद साहब, तो SSP ट्रैफिक हैं। आप मतलब रोक नहीं सकते, क्या पुलिस इतनी सख्ती नहीं कर सकती जिसकी वजह से ये मुसलसल होता चला जाता है, या आप समझते हैं कि हमारे नौजवान इतने कोई वो हैं कि वो कानून को भी दे सकते हैं चकमा बड़ी आसानी के साथ? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो मैं फरा का और ATV का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक इतनी सीरियस किस्म की कॉज को, थैंक यू सो मच, इतनी सीरियस किस्म की कॉज को इन्होंने टेकअप किया है कि जो ना सिर्फ एक बंदे की जान बचाने के लिए बल्कि एक मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस इशू को टेकअप किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि इस इशू को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे? पहली बात तो यह है, ये इशू एक इतनी बड़ी मुसीबत है सो फार जो ना सिर्फ हम डील कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, बल्कि मेरे सामने जो अग्रीव हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं वो भी इनको फेस करते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम 2 हिस्सों में कैसे तकसीम करते हैं इसको, कि ना सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे हो, ना सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर हो, बल्कि दोनों बैलेंस करके एक बच्चा फॉर एग्जांपल घर से एक बच्चा मोटर बाइक को इम्प्रोवाइज करके उसको रीडिजाइन करके निकलने लगा है, उस माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, जैसे माँ एक सामने बहन हमारी बता रही थी अभी,
सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बेटे आप ये जो मोटर बाइक लेके जा रहे हो, आपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब पे जाना है, कहाँ जाना है आपने, जिस मकसद के लिए वो मोटर बाइक आपको दिया गया है, आप मेरा बेटा मेहरबानी करो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करो। एक मोटर बाइक फॉर एग्जाम्पल घर से टैंक की टापे, उसके सिग्नल जो इंडिकेटर्स हैं वो उतार के, लाइट छोटी सी बिल्कुल बल्ब से लगा के निकलता है, टापे उतार के, मडगार्ड उतार के, ये आपके सामने स्क्रीन पर लाइक दैट, जी हाँ। बिल्कुल। क्या ये मोटर बाइक वो बच्चा घर से नहीं लेके निकला? लिहाजा मेरी गुजारिश इन पेरेंट्स से ये होगी कि काइंडली आप उस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहला किरदार, सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स माँ बाप की है। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट ऑन रोड्स। जब आप रोड्स पे आ जाते हैं फिर जिम्मेदारी हमारी या एनफोर्समेंट एजेंसीज की बनती है। उसमें हम 3 E's जो हैं, 3 E's उनको हम कंसिडर करते हैं। कैसे? सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग, उसके बाद एनफोर्समेंट एंड थर्ड वन एजुकेशन। ये 3 चीजें हमारे एंड के ऊपर एजुकेशन आ गई और एनफोर्समेंट आ गई। एनफोर्समेंट के एतबार से हमने आज की डेट में 2015 में 36,360 बंदों को एजुकेट किया। अच्छा, ये कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ सेमिनार्स? जी मैं सेमिनार्स 36,360 का डाटा मेरे पास ये सारा पलंदा बना पड़ा है बाय नेम। अच्छा, एक चालान करते हैं आप जब ये मैं उस पकड़े तरफ आता जाते हैं हूं। बच्चे? वो एनफोर्समेंट आएगा। 36,360 बंदे जो हमने मुख्तलिफ सेमिनार, रोड सेफ्टी एजुकेशन के एतबार से, यूनिवर्सिटीज में जाके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, रोड रैलीज, पासबान रैली, ये पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, ये सारी कर करा के लोगों को एजुकेट किया। उसके बाद आती है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट के एतबार से मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अभी 2142 बंदों यानी इस तरह के वायलेटर्स जो हैं उनके खिलाफ हमने एनफोर्समेंट की। उनमें ज्यादातर 103 वो हमारे बच्चे भाई हैं जो 1 व्हीलर हैं। ठीक है, 103 के किया हमने क्या, 103 व्हीलर्स को पकड़ के फाइन तो हमने किया हल्का, 200, 400, 500 जो भी इसका बनता है। इसके अलावा आईटीपी हेडक्वार्टर में हम उसको बुला के इन बच्चों को एजुकेट करते हैं, 3 दिन की क्लासेस देते हैं और उतनी देर तक हम इनको बाइक वापस नहीं करते जितनी देर तक इनके पेरेंट्स आके हमें अंडरटेकिंग नहीं देते। अच्छा, आप मुझे बताइएगा अली, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, कि क्यों आपके ख्याल में क्या वजूहात होती हैं? क्या कोई नफ्सियाती अवामिल है यहाँ पे, जज्बाती अवामिल हैं, ये बच्चे जिद ठीक नहीं होते, ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, क्या मसला होता है? एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं। टीन एजेस में 13 साल से 19 साल के दरमियान में ये एक जहनी डिसऑर्डर होता है, अगर इसको स्पेसिफाई करें, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक, ये वो बच्चे होते हैं जो आम एवरेज बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, इनको प्लेजर भी एक्सट्रीम थ्रिल से आ सकता है। ये वो बच्चा एवरेज बच्चा होगा जो बहुत ज्यादा खतरा भी मोल ले सकता है। पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ 13 to 19। कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या कोई सिम्टम्स, कोई चीजें, कोई अलामात होंगी जिससे पहचान? ये हर लिहाज से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होंगे, ये एक एवरेज डम स्टूडेंट्स नहीं होंगे, सही, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होंगे, इनके घर में भी शुरू हो जाते हैं। सही, पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीजों को। सही, ये वो बच्चे होते हैं कि डर होंगे, बेखौफ होंगे, बेखतर होंगे, दरख्तों पे भी चढ़ जाते होंगे, छलांगे भी मार लेते होंगे, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। अगर ये अपने आप को गलत तरीके से चैनलाइज ऐसे करते हैं कि ये 1 व्हीलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इनको मजा ही एक्सट्रीम थ्रिल में आता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वालिदैन तो नसीहतें करते रहते हैं, वो फाइन भी करते रहते हैं, रुकते नहीं है, तो इन्हें रोकने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? वो क्या तरीका है, उससे हम आपकी रहनुमाई चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 1 व्हीलिंग करते नजर आते हैं कि कैसे इन्हें रोका जाए, कैसे इन्हें ठीक किया जाए। आयशा, आप इससे मुंसलिक हैं, एजुकेशन से, आईटीपी के साथ भी जुड़ी हुई हैं और उनका एफएम स्टेशन भी रन करती हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? रोड सेफ्टी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रोड सेफ्टी में मेरे ख्याल में दहशतगर्दी से ज़्यादा हुई हैं अगर आप फिगर निकालें। और बिलखुसूस ये जो एज है जो आज आपका टॉपिक है 1 व्हीलिंग के हवाले से,
इसमें पेरेंट्स का, सभी बता चुके हैं कि पेरेंट्स का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स के बाद माशरे का किरदार भी होता है। जब हमारा बचपन था तो हमें हमारे पड़ोसी भी डांट दिया करते हाँ थे, जी। रोक दिया करते थे, और हमारे माँ बाप बुरा नहीं माना करते हाँ, थे। मोहल्ले में डर होता था, डर होता था, खौफ होता था, फलाने चचा ने बड़े देख लिया तो डांट पड़ जाएगी और बाबा तक बात पहुंच जाएगी। अब क्या होता है कि कोई बड़ा देख भी रहा होता है और वो शिकायत करता है तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी आपको बच्चा क्या मेरा है, लगे? आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ। इवन माएँ जो है वो बाप तक बात नहीं पहुंचने देती। माएँ, उनको ये खौफ होता है क्योंकि बाप का खौफ होता है बच्चों पर। तो माँ का एक बड़ा किरदार है इसमें कि वो अगर कहीं पर घर में वो मौजूद है, बाप सारा दिन घर से बाहर है, तो माँ देख रही है कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है, वो देर से आ रहा है, उसकी बाइक में जैसे बताया कि चेंजेस हो रही हैं या नहीं हो रही, तो वो बाप तक, उसकी कंपनी, उसके दोस्त कुछ उस तरह के हैं, ये चीजें सॉरी, ये चीजें बाप से जरूर शेयर होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरे, एनर्जी उन बच्चों की पॉजिटिव लगानी चाहिए। ये माशरे का काम है, ये इदारों का काम है कि उन्हें, अगर उन्हें फेम चाहिए, अगर वो कुछ करना जानते हैं तो इसका मतलब एनर्जी मौजूद है ना, उसे यूटिलाइज करना है, वो पानी की तरह है। ठीक है, बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सभी बखैर। आज हम बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को किस तरह से हम ये बताएं कि रोड के ऊपर उन्होंने ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हुए अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी है, और सिर्फ अपनी नहीं, अपने खानदान की, रोड पे मौजूद और जो लोग हैं उन सब की जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने का जरिया और बाइस बनना है। इस पर हम बात कर रहे हैं। और आप बात कर रहे थे मेरे साथ अली कि मैंने आपसे पूछा था कि वालिदैन किस अंदाज में बच्चों को समझाएं कि वो बाज आ जाएं इस तरह की खतरों से खेलने से। हमने ये देखा कि ये एक डिसऑर्डर है, यानी अगर कोई बच्चा इंतहाई खतरात मोल ले रहा है तो ये एक डिसऑर्डर है। इसको वालिदैन को पहचानना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस में अपने आप को सिम्टम्स को शो कर रहा होता है। इनकी बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए। कैसे, क्या काउंसलिंग करें? इनको आप कह रहे होते हैं, आप लोग क्या नहीं कह रहे होते घर में कि बेटे ना करो? मोर असर्टिवली, आपको असर्टिवली बिहेव करना चाहिए, और ये कोई ऐसे पहचानना चाहिए कि जैसे कोई मर्ज होता है। असर्टिवली कैसे कहें? अपने आप को कम्युनिकेट करें प्रॉपरली, और इस बच्चे को प्रॉपर हेल्प की जरूरत है। ये ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको दरगुजर कर सकें। इनके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकती है। जी, जा सकती है। मैं आपसे चाह रही हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन देनी चाहिए। कैसे, किस अंदाज में उनको समझाएं? आप रीच कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उन बेचारों के पास तो मुश्किल से तो वो पूरा करते हैं, इसीलिए तो ये हुंडा 125 और ये सारी चीजें चल रही है, इसलिए तो ये वाली कंपनीज पे बाइक्स, वरना उनके पास ट्रेल बाइक्स ना हो। इनको असर्टिवली बता सकते हैं कि ये आपके अंदर एक एनर्जी है, लेकिन ये नेगेटिविटी है। आप इसी एनर्जी को पॉजिटिविटी में ले आ सकते हैं, इनको स्पोर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये अपने आप को वेंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप जब बच्चों को समझाती हैं तो क्या वो कहते हैं? माइक पास बेटा फज्जाद वो बहुत वन विलिंग करता था, फिर उसे मैं बहुत इमोशनली ये कहती थी कि भी वो वालिद को बताया था कभी? नहीं, माँ को पता होता है। वालिद को बताया? नहीं नहीं, उनको पता था, बस थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं बताती थी उनको कि आप इसको मना करें, वो मना करते थे, नहीं बाज आता था। नहीं मैं तो जरूर, यानी कि नहीं कुछ नहीं। सबसे पहले ये वन व्हीलिंग नहीं शुरू करते, ये रेसिंग से सबसे पहले काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रेसिंग करते, फिर मैंने बहुत वो इमोशनली ब्लैकमेल किया, ये वो बेटा है कि वो ये, यानी कसमें दे। ये इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं, ये तो हकीकत है। हाँ जी, नहीं एक ही हमारे दावा मेरा है। हाँ जी, यही बहुत ज्यादा किया ना, तो फिर वो शुक्र है वो बिल्कुल उसे समझ आ गई, समझ लग गई। अच्छा, आप लोग सारे बैठे हुए हो, आप लोग बड़े अच्छे वन व्हीलर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काम है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो पीछे आपके वालिदैन का कोई हाल नहीं होता, अपनी जिंदगी में मफलूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, चल फिर नहीं सकते। आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे इसे रोका जाए? असल में हम जो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ एडमायर हुए थे वो इस चीज़ से हुए थे, जिस तरह हमने बाहर मुल्कों में देखा होगा, इस चीज़ को हम स्पोर्ट्स में लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह का ना यहाँ पे सेफ ट्रैक दिया गया जिस पे हम ये चीज़ें करें, सो फिर हम लोगों को जाके फिर ये रोडों पे करना पड़ता है, उसके हमें इस चीज़ से खतरा है। और दूसरी बात ये कि अगर ये मतलब इस चीज़ को मैं कहूँ कि ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका तो वो ये है कि पहले तो जो बाइक अल्टर करके हमें देते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, वो हमें अल्टर करके देते हैं, वही सारा काम हमें करके देते हैं। इसमें हम गरारियाँ चेंज करते हैं जो इंजन की होती हैं, वो हम चेंज करते हैं, इसका हम फ्रंट मड गार्ड उतार देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लाइक करवानी पड़ती हैं, तो हमारे मैकेनिक करते हैं।
अच्छा, और एक और चीज़ के हम यहाँ पे एक टैंकी लगवाते हैं, उस पर हवा क्रॉस होती है, ठीक है, इसके जो साइलेंसर्स हैं वो हटा देते हैं, तो ये करता कौन है? मतलब लाइक उन मैकेनिक्स के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं है? अगर मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ हटनी चाहिए तो फिर सबसे पहले मैकेनिकों को इसके ऊपर रिमांड लेना चाहिए कि यार ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैकेनिक को रोका जाए, आपकी सजेशन ये है जी। आप क्या कहेंगे? आगे दीजिएगा। हाँ, जी जी जी। मैकेनिक का तो इशू है, असल में ऐसा भी होता है ना, ज़्यादातर हम लोगों दोस्तों के साथ निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, जब हम दूसरों को देखते हैं ना रेस लगा रहे हैं, तो हम खुद भी एक नफसियाती तौर पे भी हमारा माइंड होता है कि यार हम भी इनके साथ लगाएं, ठीक है। वो वन व्हील करते हैं, हम उनको कैसे आप ये कैसे करते हो, वो ये नहीं कहते कि आप मत करो, वो उल्टा हमें बताते हैं कि नहीं ऐसे ही करते हैं, ये इसका तरीका होता है, एक हफ्ता हमारे साथ लगाओ। तो फिर कैसे रोका जाए? ठीक है, इसका जो भाई ने बताया अभी पहले मैकेनिकल का भी इशू है, जो इन्होंने बताया कि मैकेनिक्स जो ऐसे करते हैं, मगर वो उनका रोजगार है, उन्होंने तो करना ही करना है। तो सबसे बड़ी हमारी खुद बेवकूफ़ी होती है जो हम उनके पास जाके कह देते हैं कि भाई मोटर का गार्ड उतार दो या इस तरह की ये चीज़ है। अगर हम खुद ठीक हो जाएं तो ये कभी भी जो ऐसे हो रहे हैं एक्सीडेंट्स ये नहीं होंगे, ठीक है। जब एक कंपनी ने जेन्युइन एक चीज़ दी, हमें वैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ है। ठीक है, ठीक है। इस्लामाबाद में तो जहाँ तक देखा जाए कि सीडीए की कोऑर्डिनेशन के साथ कोई ट्रैक ऐसा बनाना चाहिए, इस्लामाबाद नहीं, मुल्क के हर शहर में, मुल्क के हर शहर में, लेकिन खास तौर पे इस्लामाबाद में, ताकि ये लोग जो वन व्हीलिंग रोड पे करते हैं वो एज ए स्पोर्ट्स उस ट्रैक पे करें ताकि हादसात कम हो। ठीक है। अच्छा, इस बारे में कभी कोई ऐसी कोई तजवीज़ मूव की गई? के तजवीज़ के अलावा जब हम पासबान रैली और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, जो बड़े बाइकर्स हैं, हैवी बाइक्स वाले पूरे पाकिस्तान से, जी मैं अर्ज करता हूँ ना, उनको बुला के तो एक बिल्कुल शो ये किया करना था, हमने दिखाना हमने ये था कि जी ये बाइकर जो हैं ये अभी आपके रहमो करम पे, चाहे सीडीए चाहे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर, वो इसको टिकअप करे और वाकई ये इनका राइट बनता है, इनको ट्रैक बना के दिया जाए, मगर प्रोवाइडर के बाकी बाइक वो हों जो वाकई इस ट्रैक पे चलने के काबिल हो। दूसरी बात मैं आपको उस बच्चे के मतलब ये कहूँगा कि काइंडली कोई ऐसा मैकेनिक मुझे बता दें जो गारा के आपको ना कराओ कि आओ जी अपना मोटर बाइक चेंज करवा लो। हाँ, ठीक है, लेकिन पाबंदी करवाने पे भी होनी चाहिए ना, ताकि वो ना हो। एक जॉइंट वेंचर है, आए हम सारे मिलके, सारे मेरी बहनें भाई सारे बच्चे मिलके, और बेसिकली वो लोग जो हमें गाइड कर सकते हैं, ये भी सारे मिलके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, माई आरटीपी डिपार्टमेंट एज वेल, आए मिलके इसको एक जॉइंट वेंचर के तौर पे ले और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ निकलें, बजाय इसके कि बाइक वो जो चला रहा है वो उसे कहें जी लेट होने की बजाय लेट हो जाए, बजाय इसके कि आप मिस्टर लेट हो जाए। अच्छा जी जी जी, डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में आपने मुझसे कहा कि जी इसका नक्शल क्या है, सेहत का और सही दिलो दिमाग रखने का और सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का एक ही उसूल है, वो ये है कि जी परहेज़ इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सही। सबसे अहम चीज़, अगर आपको याद हो मैंने कहा था दूसरा हादसा तीसरा हादसा, पहला हादसा क्यों पहला हादसे के बारे में लोग नहीं सोचते, क्योंकि लोग समझते हैं पहला हादसा इत्तेफाकी है। पहला हादसा इत्तेफाकी कभी नहीं होता, ये या गफलत से होता है या जाहिलियत से। जी जी, वक्त करता है परवरिश इसकी, हादसा एकदम नहीं। इसलिए मेरी पूरी माँ बाप से भी, सारी मुल्क के और सारे अपने दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सोने का नवाला दो, लेकिन देखो शेर की आंख से, तब जाके ये आपने, ठीक है उनको सारी फैसिलिटीज देनी है, लेकिन आप किसी वक्त, आपको हर वक्त मालूम होना चाहिए कि आपका, खासकर ये टीन एज में, क्या के बच्चे के दोस्त कौन है, वो कहाँ बैठता उठता है, कहाँ आता जाता है, किस वक्त से किस वक्त तक होता है, ये बाकायदा अपनी इंटेलिजेंस और बहुत ही अपने बच्चों के बारे में, जब हम जो है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आप की और फिर अपने बच्चों की है और फिर माशरे की है, और जब हर फैमिली इस तरह करेगी तो इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत कॉल है और उसको हम चंद मखसूस हालात के तहत लेते हैं कि जब किसी भी बुरे काम को देखें तो उसको रोकें, उसको रोकने की कोशिश करें, उसको जुबान से बुरा कहें और तीसरा दर्जा के दिल में बुरा कहें। हम हमेशा तीसरे दर्जे पे इक्तफा करते हैं, हालांकि ये एक बुराई है, ये गलत है, इसमें कानून से खेला जा रहा है, जानों से खेला जा रहा है। मैं और आप, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं भी है, रोड पे कुछ और लोग मौजूद हैं, वो रोक सकते हैं, इन लोगों को रोक के उन्हें बास-पुर्स कर सकते हैं, उन्हें डांट डपट सकते हैं, उनके वालिदैन तक ये खबर पहुंचा सकते हैं, उनके वालिदैन को कह सकते हैं कि वो उन्हें रोकें, वरना वो उनको इस इलाके में नहीं रहने देंगे, उनको यहाँ से जाने पे मजबूर कर देंगे, ताकि एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हो जिसकी वजह से हर शख्स अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस तरह के जो मसाइल हैं उनको रोकने का जरिया और बाइस बन जाए। आप हमारे साथ रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया, आप लोग सारे मेरे साथ रहे उसके लिए शुक्रिया। आप सब महफूज रहें, सलामत रहें, अपने घरों में रहें, अच्छी तरह से अपने वालिदैन की जिंदगियां जो है उन्हें खूबसूरत बनाएं, इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। चाहूंगी इजाजत, मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।